प्रिय साथियों, प्रिय मित्रों, आत्मी आदर, आभार, अभिनंदन, नमस्कार। मैं गुलेंद्र पटेल काशी हिंदू विश्वविद्यालय में बीए द्वितीय वर्ष का छात्र हूँ। आज अपने दिव्यांग एवं दृष्टिबाधित विद्यार्थी साथियों के लिए डॉक्टर शिव स्वरूप सहाय की पुस्तक प्राचीन भारत का सामाजिक एवं आर्थिक इतिहास, प्राचीन भारत का सामाजिक एवं आर्थिक इतिहास से पृष्ठ संख्या 300 से 313 तक आर्थिक विकास क्रम और विशेषताएं अध्ययन करेंगे। चलिए समझ लेते हुए रिकॉर्डिंग स्टार्ट करते हैं। पृष्ठ संख्या 300, आर्थिक विकास क्रम और विशेषताएं। प्राचीन भारत के आर्थिक इतिहास का विकास क्रमशः कई चरणों में हुआ। पाषाणकालिक मानव को छोड़कर, जिनका आखेटक युग में पशुओं का शिकार और फल फूल ही जीविका का आधार था, आगे अस्थाई बस्ती, और जब हम सभ्यता के दहलीज पर खड़े होते हैं तो अचानक कांस्य से उपकरणों के साथ एक शहरी सभ्यता सिंधु कांठे के में उभरती पाते हैं, जो कि लंबे समय तक और क्रमशः प्रारंभिक उन्नत और अवनत अवस्था में एक विस्तृत क्षेत्र में विकसित रही। उसके बाद एक ऐसा दौर आता है जहां शहरी सभ्यता का पूर्ण लोप हो जाता है और ऐसे लोगों की बस्तियां आती है जो अपने में अस्थायित्व की पूर्णता के प्रथम चरण में थे। मतलब प्रथम चरण में स्थान से दूसरे स्थान भागते थे, चरण में थे। उसके बाद एक ऐसा दौर आता है जहां शहरी सभ्यता का पूर्ण लोप हो जाता है और ऐसे लोगों की बस्तियां आती हैं जो अपने में अस्थायित्व की पूर्णता के प्रथम स्थान से, मतलब पूर्णता के प्रथम चरण में थे। ये लोग पशुओं, अनाज और कभी बस्ती के लिए युद्ध करते रहते थे। इस क्रम में एक स्थान से दूसरे स्थान भागते रहे। तब सभ्यता की नींव अस्थायी जमी नहीं वरन बढ़ती गई। यह भागम भाग पंजाब और पश्चिम उत्तर प्रदेश तक हुआ। फिर अगला चरण अस्थायी बस्तियों का आया जहां कृषि जीवन का आधार बना है और उसके साथ अपने अन्य उद्योग। तब लोहे के प्रयोग द्वारा जंगलों को काटकर बसने तथा खेती करने लायक भूमि बनाकर उन्होंने कृषि उपकरणों के माध्यम से अस्थायी जीवन की नींव रखी। अब वे फैलते हुए बिहार और मध्य प्रदेश की ओर बढ़े, पर उनका जीवन बहुत कुछ ग्रामीण ही था। इससे आगे बढ़कर पुनः शहरीकरण प्रारंभ हुआ। यह शहरी सभ्यता का दूसरा चरण था। इस समय नगरों का सिलसिला उत्तर और दक्षिण भारत में चलता रहा, जिसमें उत्तर भारत के नगरों के विषय में हमारे लायक जानकारी है। यह क्रम मौर्य काल के पूर्व तक चलता रहा। दूसरे चरण में मौर्यों के व्यवस्थित शासन के कारण राज्य नियंत्रित अर्थव्यवस्था के श्री गणेश के साथ शहरों तथा गांवों दोनों का विकास होता है। धीरे धीरे कृषि के साथ विकसित उद्योग, श्रमिक बाजार, नए यातायात के साधन और उन्नतशील सड़कें बनी। इस समय हमारा संपर्क भारत के पड़ोसी देशों से होने के कारण विदेशी व्यापार को बल मिला। अनेक व्यापारी केंद्रों से समुद्र के किनारे बंदरगाहों द्वारा विदेशी व्यापार को बढ़ावा मिला। वे अपने संगठनों के सहारे उद्योगों को विकसित किए। मुद्रा का प्रचलन और गाड़ियों के पहिए से ने इसकी उन्नति में भरपूर सहायता की। व्यापारियों के आवागमन, कर्ज और सूद तथा अधिकोषण आदि ने व्यापारिक गतिविधियों को तीव्र बनाया और विश्वास की नींव डाली। राजकीय नियंत्रण ने यह क्रम कुषाणों के पूर्व तक चलता रहा, जब आर्थिक गतिविधियों के लिए शासन ने अधिकारों की नियुक्ति कर उन्हें विकास का
उत्तरदायित्व सौंपा। फिर यह आर्थिक क्रिया गुप्तों के उदय के पूर्व तक चलती रही। कुषाणों के समय से गुप्त पूर्व युग तक भारत में सोने के सिक्कों का प्रचलन प्रारंभ हुआ। इस समय भारत का विदेशी व्यापार अत्यधिक विकसित हुआ, विशेष रूप से रोम और भारत के बीच। परिणाम स्वरूप रोमन मानदंड पर भारतीय सोने के सिक्के तैयार किए गए, जो दिनार से मिलते जुलते थे। पश्चिमी देशों के लिए बाहर से मसाले मंगाकर रोम भेजने के कारण भारत को दोहरे विदेशी व्यापार का काम भी मिला, यातायात और उसके पुनः निर्यात का। अंतिम दौर में मुद्रा अर्थव्यवस्था का युग प्रारंभ हुआ, जब घरेलू प्रयोग के लिए तांबे के सिक्के तथा विदेशी व्यापार के लिए सोने के सिक्के बनने लगे। यह काल था गुप्त शासकों का। अब भूमि के दान पत्रों में भूमि दान के साथ उस पर विभिन्न प्रकार के अधिकार सौंपने का ज्ञान मिलता है। ऐसे बिचौलिए भूमिपति शासक की ओर से अपना शासन करने लगे, जो करद समान कहे जा सकते हैं। यह स्थिति है सामंतवाद के उदय और विकास की। ये सामंत स्वतंत्र होकर बाद में स्वतंत्र राज्य का रूप लेने लगे। अनेक नए कर, अधिकारी आदि की नियुक्तियां हुई। भूमि बंटवारे का कानून बना तथा भूमि स्वामी ब्राह्मणों मतलब भूमिहार बाद में कहे गए की संख्या बढ़ी। मंदिरों और मठों को भी भूस्वामित्व दिया गया। अक्षय निधि दी गई। श्रेणी संगठन को नियमबद्ध कर उनको कई प्रकार के अधिकार दिए गए, जो सामंतवाद की भावना को बढ़ावा देने की ओर एक कदम था। इससे शहर टूटे और गांव बसे, सोने के सिक्कों में कमी आई, व्यापार गिरे और स्थानीय उत्पादक इकाइयों का उदय हुआ। यह क्रम चलता रहा। प्राचीन भारतीय आर्थिक विकास के क्रम को निम्न सोपानों में बांटकर उसकी विशेषताओं का अध्ययन कर सकते हैं। पहला है आखेटक युग, अर्थात पाषाण काल, आदिकाल जिसे हम कहते हैं। दूसरा है कांस्य प्रयुक्ता प्रथम शहरी सभ्यता, अर्थात सैंधव काल का समय 2500 से 1500 ईसा पूर्व तक। तीसरा है पशुचारण कृषक समाज, अर्थात ऋग्वैदिक काल 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक। चौथा है हल आधारित खेतिहर समाज, अर्थात उत्तर वैदिक काल 1000 ईसा से पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक। पांचवा है द्वितीय शहरी सभ्यता विकास मान युग, अर्थात बौद्ध काल 600 ईसा पूर्व से लेकर 332 ईसा पूर्व तक। छठा है राजनियंत्रित अर्थव्यवस्था काल, अर्थात मौर्य युग 322 ईसा पूर्व से लेकर 118 ईसा पूर्व तक। सातवां है विकसित व्यापारिक काल, मौर्योत्तर और कुषाण काल, अर्थात 202 ईसा पूर्व से लेकर 300 ईसा पूर्व तक, ईस्वी सन तक। मौर्योत्तर और कुषाण काल, अर्थात 202 ईसा पूर्व से लेकर 300 ईस्वी सन तक। आठवां है बाह्य विकास और आर्थिक ह्रास का प्रारंभ युग, अर्थात गुप्त काल 300 ईस्वी सन से लेकर 600 ईस्वी सन तक। नवा है आर्थिक ह्रास युग, अर्थात प्रारंभिक मध्यकाल 600 ईस्वी सन से लेकर 1200 ईस्वी सन तक। चलिए पहला हम लोग देखते हैं आखेटक युग। इस समय सघन वन में लोग पहाड़ों के पास तथा उसकी ऊपरी गुफाओं में रहते हुए पत्थरों के टुकड़ों से पहले भद्दे फिर कोर कर तेज और छील का उतार कर पतले उपकरण बनाकर वन्य पशुओं के शिकार से उदय पूर्ति करते थे। वे भावनाओं और क्रियाओं को व्यक्त करने के लिए उन्हीं दीवारों पर चित्र बनाते थे। मछलियां भी आहार के लिए पकड़ते होंगे। ये पीछे ऊपर से नीचे उतरे।
अब नदियों वेदिकाओं में उपकरणों के नवीन प्रकारों द्वारा कृषि कार्य करना प्रारंभ किए। ये उपकरण इतनी अधिक मात्रा, प्रकारों और विकसित कौशल के प्राप्त हुए हैं कि इन्हें देखकर इसे उपकरण उद्योग कहा गया है। इन चमकीले, छोटे, पतले, तेज, नुकीले औजारों द्वारा शिकार के साथ खेती करने तथा चाक पर बर्तन बनाने लगे। पहाड़ों की तलहटी से बढ़कर नदी के किनारों पर फूस के झोपड़े बनाकर रहते और पास की उर्वर भूमि पर प्रकृति के सहारे खेती करते हुए बड़े बड़े घड़ों में अनाज इकट्ठा करते होंगे। इस नवपाषाण काल में सूथरे प्रकार के हस्त कुठार, खुरचनी, रुखानी, हथौड़ा, छिद्रित उपकरण, तेज किनारेदार उपकरण आदि का निर्माण और प्रयोग प्रारंभ किए। यह उपकरण उद्योग सभी क्षेत्रों में विकसित अवस्था में था। इससे बी डी कृष्णास्वामी का विचार है कि भारत के बाहर मलाया में भी इन उपकरणों की प्राप्ति सामुद्रिक संचार की संभावना को व्यक्त करता है। तांबे के औजारों से नए उद्योग की शुरुआत होती है। इनके साथ हस्तिनापुर में गेरुए रंग के मृद भांडों का समान स्तर पर मिलना इनका आर्यपुर संस्कृति से संबंध व्यक्त करता है। स्कंददार हल का वैशाली उड़ीसा कौशाम्बी में मिलना तथा इस स्तर से काल और लाल तथा कभी कभी कृष्णामार्जित मृद भांडों के अवशेषों की प्राप्ति से इसका क्रम लंबे समय तक चलने का बोधक है। इस काल में असभ्य से अर्धसभ्य और सभ्य मानव कृषि उपकरण उद्योग, विदेशी संपर्क आदि आर्थिक क्रियाओं की ओर शिकारी जीवन से आगे बढ़कर पत्थर के अनगढ़ टुकड़ों से तांबे तक का प्रयोग शुरू कर दिया था। दूसरा देखेंगे, दूसरा पॉइंट जो है 302 पर कांस्य प्रयोक्ता प्रथम शहरी सभ्यता अर्थात सैंधो सभ्यता 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1500 ईसा पूर्व तक। हड़प्पा सभ्यता भारत की पहली नागरिक सभ्यता थी जो पाकिस्तान स्थित सिंधु तथा पंजाब और बलूचिस्तान और भारत में कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश, गुजरात आदि तक फैली थी। यह विकसित सभ्यता इतनी सभ्य थी कि इस पर व्यवसायियों द्वारा बहुत दिनों तक शासन की बात कुछ इतिहासकारों ने स्वीकार की है। खुदाई से प्राप्त सामग्रियों और भवनों के आधार पर अनुमान लगाया जा सकता है कि यहाँ के निवासी 4 वर्गों में बटे थे। पहला पुजारी, दूसरा वैश्य अर्थात व्यवसायी, तीसरा कृषक, चौथा कुली। इसमें पुजारी को छोड़ शेष 3 वर्ग आर्थिक समुदाय के हैं। एक स्थान पर 30 कमरे वाला बैरक कुलियों के रहने के लिए पाया गया है। इसके आसपास चबूतरों की पंक्तियां जिन पर चकरियों के चिन्ह हैं। लगता है कि उन कुलियों का परिवार पीसने का भी काम करता होगा जो राज्य की ओर से नियोजित होंगे, क्योंकि यही राजकीय अन्नागार का अवशेष भी मिला है। कालीबंगा संसार का सबसे पहला कृषि भूमि है। कालीबंगा संसार का सबसे पहला कृषि भूमि है जहां से प्राप्त हल के फार से जोते हुए खेत के कृषि का ज्ञान होता है। यहाँ मिले अनाज के दाने तथा ठिकड़ों पर बनी आकृतियों से ज्ञात होता है कि धान, गेहूं, मटर, राई, तिल और कपास की खेती प्रमुख रूप से होती थी। चावल रंगपुर और लोथल से जई बनवाली से प्राप्त हुआ है। चावल रंगपुर और लोथल से तथा जई बनवाली से प्राप्त हुआ है। सिंचाई की जाती थी। अधिक उत्पादन को रखने के लिए अन्नागार बना था। संभव है कि कर अनाज के रूप में भी लिया जाता रहा हो। केला, खजूर और अनार आदि फलों की खेती और साग व सब्जियां भी होती थी। इससे यहाँ अनाज पीसने की चक्कियां तथा कूटने की ओखली भी मिली है।
ठीकरों पर बहुदया से बनी बैलों की आकृतियां उनके विविध उपयोगों की बोधक है। संभवतः भैंस, भेड़ और बकरियों को दूध के लिए पालते होंगे। कालीबंगा से ऊंट की हड्डियां, रंगपुर और सूरकोटदा से हाथी तथा लोथल से मिट्टी के ठीकरों पर घोड़े का चित्र तथा रानी घुंडई और सूरकोटदा से घोड़े का ज्ञान मिलना इनके पालतू होने का बोधक है। चहुंदड़ों से प्राप्त खिलौना गाड़ी से लगता है कि गाड़ियों में इन पशुओं को जोत कर माल ढोते होंगे। नाव का भी उपयोग होता था। यहाँ के उद्योग में कांसे और तांबे के सामानों का भरपूर उपयोग होता था। मोहनजोदड़ो में तांबा पिघलाने की भट्टी मिली है। सोने के गहनों से लगता है कि सोना गलाकर विविध आकार में ढालते होंगे। यहाँ धातुओं की कुल्हाड़ियां, हुक, मछली पकड़ने के तीर के नोक की तरह बंसी मतलब कटिया, छोटे तलवार मिले हैं। हाथी दांत, सीपी, घोंगा, शंख आदि से सामान बनता था। पत्थर उद्योग था। तभी रंगों को मिलाने वाली पत्थर की तस्तरी और मसाला पीसने वाला पत्थर पाया गया है, जिसे हम सील कहते हैं। मिट्टी के बर्तनों के लिए चाक का प्रयोग होता था, जिससे घड़े, तस्तरियां, प्याला, खिलौने, घड़ी के आकार की बनी मोमबत्ती, दावात मतलब चुहंदड़ों से रंग मतलब चुहंदड़ों से आदि बनाए जाते थे। इन्हें चाक से उतारकर सुखाकर आवे में गुलाबी रंग होने तक पकाते थे तथा रंग कर चित्रकारी करते थे। स्टीएटाइट का उपयोग बटन, मूर्तियां, मुहरे बनाने के लिए होता था। मुहरे अनेक प्रकार की और विभिन्न आकृतियों की बनी हैं। मोहनजोदड़ो से सूती वस्त्र का प्राप्त अवशेष अनेक सूती वस्त्र जो प्राप्त है मोहनजोदड़ो से वस्त्र उद्योग का द्योतक है, जिसकी पुष्टि यहाँ से प्राप्त ठीकरों पर बनी आकृतियां, हाथी दांत और मिट्टी के तकली सिलने की सुइयां और धागे करते हैं। उम्मा से पूरा कपड़े का गट्ठर ही मिला है। उम्मा से पूरा कपड़े का गट्ठर ही मिला है। माप तौर स्केल और बाट का प्रयोग होता था। स्केल कांसा तथा हाथी दांत का मिला है। इस पर गणना के अंक और चिन्ह है। 1, 2, 4, 8, 16 आदि अंकों की जानकारी थी। तौलने के बाट मिले हैं जो बिनारी माप क्रम में हैं। लोथल की गोदी व्यापारिक केंद्रों के होने की संभावना व्यक्त करती है। यह सामुद्रिक व्यापार का ज्ञान देती है। इससे माल सूसा तथा बहरीन तक पहुंचाया जाता था, जहां से मेसोपोटामिया के व्यापारी सामान ले जाते थे। नदी तटों पर बसे नगर यथा हड़प्पा रावी नदी पर, रोपड़ सतपुड़ा नदी पर, लोथल भेगवा नदी पर, लोथल कहाँ है भेगवा नदी पर, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी पर, कालीबंगा घग्गर नदी पर आदि थे। ये नदियां व्यापारियों के यातायात के लिए प्रयोग की जाती थीं। आंतरिक व्यापार के लिए मार्ग बने थे पर वे कच्चे थे। स्थल मार्ग द्वारा अफगानिस्तान, ईरान और मेसोपोटामिया तक का व्यापार होता था। मेसोपोटामिया तक व्यापार होता था। यहाँ कच्चे माल का आयात होता था तथा तैयार माल निर्यात किया जाता था। कच्चा माल यहाँ नहीं होता था। सोना कोलार से, तांबा खन्नी के खानों से, लाजवर्त पामीर से, चांदी अफगानिस्तान से और ईरान से तथा स्टीटाइट तेप या हला से आता था। इस प्रकार यहाँ का व्यापारिक संपर्क मेसोपोटामिया से बिलमन, भगन और मेलूहा द्वारा होकर था।
मुद्रा की जगह अदल बदल प्रणाली रही होगी। पीठ संख्या 303 पर जो तीसरा पॉइंट है, पशुचारण कृषक समाज अर्थात उत्तर वैदिक काल 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक। आर्य सभ्यता के चरण प्रथम ऋग्वैदिक काल में भारत भूमि में सप्त सिंधु में था, जो आधुनिक सिंध तथा पंजाब क्षेत्र के विस्तृत भाग के लिए प्रयुक्त होता होगा। तभी अफगानिस्तान की नदियां गोमती अर्थात गोमल, क्रमु मतलब कुर्रम, कुभा अर्थात काबुल, सुस्वाद मतलब स्वाद तथा सिंधु नदी का नाम इसके पांचों सहायक नदियों के साथ सतुधरी मतलब सतलज, विपाशा ब्यास, परुसनी मतलब रावी, परुसनी अर्थात रावी, अक्सनी मतलब चेनाब, बिस्तस्ता अर्थात झेलम और सरस्वती एवं घृतवती मतलब घाघरा का उल्लेख एवं हिमालय पर्वत के लिए मुंजवत तथा यमुना और गंगा नदियों के साथ सरयू का उल्लेख कभी कभी होना इसका विस्तार अफगानिस्तान से यमुना तट तक ज्ञात होता है। इनके गंगा पार करने का उल्लेख नहीं मिलता, अतः पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सीमा तक ही आर्य फैले थे। ऋग्वैदिक लोग ग्रामवासी थे, गांवों के बसाव के लिए वनों को नष्ट करते थे, पर इनके पास लोहे का हथियार नहीं था। ऋग्वेद में अयस शब्द का प्रयोग तांबे का बोधक है, जो मुलायम धातु होने के कारण वनों को काटने के लिए उपयुक्त नहीं था, अतः आग लगाकर उन्हें जलाने का ज्ञान मिलता है। गांवों के चारों ओर खेती योग्य भूमि होती थी और फिर जंगल। इंद्र का नाम पुरंदर होना बोधक है। सुरक्षा के लिए ग्रामों को चारों ओर से मिट्टी के दीवारों से घेरा जाता था। इसी से 100 दीवारों वाले पुरों से अभिप्राय मिट्टी की उतनी रक्षा परचीरों से है जिससे आक्रमण और बाढ़ से रक्षा होती थी। इंद्र को पूरा नाम मित्ता कहने का अर्थ नगरों को तोड़ने वाला से न होकर खानाबदोशी तथा योद्धा जीवन से है। इसी से ऋग्वेद में कहीं नगर का नाम नहीं है, क्योंकि इनका आदत खानाबदोशी, पशुपालन, दास और डाकुओं से घिर कर युद्ध करना आदि था। इस काल के अवशेष पूर्वकालीन चित्रित धूसर मृत भांडों के साथ पाए गए हैं। इन्हें धूसर मृत भांड ग्रे वेयर भी कहा जाता है। इसमें अनाज के दाने नहीं मिलते हैं, पर गाय, बैल, भेड़, बकरियों की हड्डियां मिलती है। पशुओं की प्रधानता थी, तभी ऋग्वेद में राजा को गोपति, धन व्यक्ति को गौमत, लड़की को दुहित्रा कहा गया है। कुछ युद्धों के नाम भी गावस्ती, गोसु, गोब्यू, भावसेना थी। इन्हीं से खेत जोतने मतलब आदि हैं। गाय चराने वाले को गौरी, ग्वाला आदि कहा गया। इन्हीं पर आधारित कृषि व्यवस्था थी। इन्हीं से खेत जोतने, चारा ढोने, दवाई आदि का काम लेते थे। मूलतः यह पशुचारण समाज था, जो पशुओं की सहायता से पीछे कृषि को विकसित किया। इसमें गाय और घोड़े का विशेष महत्व है या महत्व था, तभी इनका प्रयोग बार बार हुआ है। चारागाह और चरवाहे दोनों थे। डॉक्टर राम शरण शर्मा ने कहा है कि पशुपालन अपेक्षाकृत अधिक महत्वपूर्ण व्यवसाय था, विशेष रूप से ऋग्वैदिक काल के आरंभ में। तभी इसके पहले और 10वें भंड में कृषि का ज्ञान मिलता है, जो बाद की रचनाएं हैं, तथा चौथे मंडक से इकट्ठा प्राप्त ज्ञान प्रशिक्षित ही लगता है। इसी से पशु विनिमय अस्थायी माध्यम था, पर बसे हुए लोगों के द्वारा पशुओं के लिए युद्ध भी होते थे। युद्ध में लूट का माल चारागाह प्रधान मतलब ब्रिजन्नस्य राजा को जाता था।
आर्य शब्द का अर्थ है सब वे लोग जो खेत जोतते थे, हल को मंगाकर कहते थे, मंगाकर हल को कहते थे, जो बैलों द्वारा खींचे जाते थे। हल जोतने में घोड़ों का उल्लेख नहीं है। इससे बनने वाली हराई को सीता कहा गया है। लकड़ी के हल का प्रयोग होता था। सफाई के लिए कुदाल, कटाई के लिए हांसिया, दांतदार हांसिया, कुल्हाड़ी का प्रयोग करते हैं। बोने और दौनी करने, फटकारने आदि की क्रियाओं का उल्लेख है। खेती न करने वाले भ्रातृ मतलब अनार्यों की निंदा की गई है। यह कृषि प्रधान व्यवस्था का बोधक है। यव का प्रयोग शाब्दिक रूप में यव का सूचक भी हो सकता है और अन्य अन्नों का भी, क्योंकि किसी दूसरे अनाज का नाम नहीं आया है। धान्य या धान शब्द का अर्थ था पुरस्कार, जो लड़ाइयों की प्रतियोगिता में प्रथम विजेता को दिया जाता था। हो सकता है इसका अभिप्राय चावल से भी रहा हो, तभी आज पूजा में केवल चावल और जौ का ही प्रयोग होता है। समकालीन ईरानी ग्रंथ जिंदावस्था में करेस, हस्त, हल्त और यतो शब्द का उल्लेख वैदिक ऋषि सस्य और यव के अर्थ में है। कृषि प्रकृति आधारित थी, तभी कहा गया है कि अश्वनी कुमार ने मनु को हल चलाना और खेती करना सिखाया है। सिंचाई के लिए अवत्त मतलब कुआं, वर्षा का जल, कुल्या मतलब नहर का उल्लेख, जल चक्र द्वारा खींचकर नालियों द्वारा खेतों में पहुंचाते थे। भूस्वतः सामुदायिक रहा होगा, जो प्रयोग के लिए व्यक्तिगत अधिकार में दी जाती होगी, पर कहीं भी हस्तांतरण, बंधक, उपहार, विक्रय का उल्लेख न होना व्यक्ति के सीमित अधिकार का बोधक है। चरवाहों के जन्म होता था। इससे सामूहिक स्वामित्व का ज्ञान मिलता है। इसका प्रधान ब्रिजनस्य राजा कहा गया है, जो शत्रु के लूटे सामान को, जिसे लोपात्रा कहते थे, लूटने वाले से प्राप्त कर गढ़ के सदस्यों में बांटता था। बंटवारे में सरदारों तथा पुरोहितों को अधिक भाग मिलना सामाजिक स्तरीकरण का संकेत है। संपत्ति छिपाकर रखने के स्थान बांटने की प्रवृत्ति थी, तभी प्रारंभिक प्रशासनिक संस्था विदत का दायित्व वितरण था तथा उपहार और वितरण के लिए कई शब्दों का उल्लेख हुआ है। संपत्ति में पशुधन, सोना, सुवर्ण और हिरण्य का नाम आया है। पशुधन का दूसरा नाम है राई था। विभिन्न शिल्पों और कलाओं का उल्लेख विशेष रूप से पुरुष मेघ के संदर्भ में मिलता है। लगता है कार्य में विभेदीकरण प्रारंभ हो गया था। मुख्यतः रथकारों, बुनकरों, चर्मकारों और लोहारों का उल्लेख मिलता है। लोहारों से अभिप्राय कांस्य कलाकारों से है, क्योंकि प्रारंभिक चित्रित धूसर मिल भांडों के स्तर से भी लोहा खुदाई से नहीं मिला है, उल्लेख मिलता है। लोहारों से अभिप्राय कांस्य कलाकारों से है, क्योंकि प्रारंभिक चित्र दूसर मृत भांडों के स्तर से भी लोहा खुदाई से नहीं मिलता है। रुई की जानकारी नहीं थी। ऊन के से कपड़ा बनाते थे, तभी पूजा में ऊनी कपड़ों का उल्लेख है। व्यापार स्थल मार्गों या नदियों से होता था। समुद्र का ज्ञान नहीं था। समुद्र का उल्लेख सिंधु नदी के मुहाने पर पानी के संग्रह के लिए किया गया है। बिरजू की कहानी इसी यात्रा का बोधक है। विनिमय के माध्यम से खरीद फरोख्त होता था। अस्थायी वासियों में इसके लिए गाय बैल का चलन था। एक इंद्र की प्रतिमा का मूल्य 10 गाय बताया गया है। स्वर्ण निक्ष के उल्लेख को डॉक्टर अल्तेकर ने मुद्रा का प्रारंभिक रूप माना है, जो मूलतः आभूषण था और क्रय विक्रय का माध्यम भी। यह संभवतः प्रारंभिक अवस्था में चित्रांकित मुद्रा थी। हिरण्य पिंड का प्रयोग अनगढ़ सिक्के के लिए माना जा सकता है।
304 पर जो चौथा पॉइंट है, हल आधारित खेती हर समाज। उत्तर वैदिक काल अर्थात 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक। उत्तर वैदिक काल में आर्यों का पूर्वी विस्तार गंगा के मैदानी भाग में हुआ। ये दक्षिण में विंध्य पर्वत के बीच फैले, जिसमें आधुनिक पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तरी बिहार का कुछ भाग है। ये पूर्वी तथा पश्चिमी समुद्र से सप्त ब्राह्मण के अनुसार परिचित थे। यह पूरा भूभाग 3 भागों में बटा था। पहला है आर्यावर्त, दूसरा है मध्य भारत, तीसरा है दक्षिणावर्त। पर दक्षिणावर्त आर्य सभ्यता के बाहर था। ऐतरेय ब्राह्मण के अनुसार वहां आंध्र प्रदेश में कुछ आदिवासी जातियां रहती थीं, आंध्र, पुलिंद्र, शबर आदि। ये कृष्णा और गोदावरी नदियों से तथा वर्तमान बरार, वर्धा तथा वैनगंगा के मध्य के भाग, जिसे विदर्भ कहते हैं, परिचित थे। 2 जनपदों की प्रसिद्धि थी, कुरु, इसके अंतर्गत थानेश्वर, दिल्ली और गंगा घाटी का ऊपरी भाग, और दूसरा है पंचाल, जिसके अंतर्गत बरेली, बदाऊं, फर्रुखाबाद तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ भाग। सदानीरा नदी का उल्लेख अधीनस्थ विदेह की स्थिति का परिचायक है। खुदाई से 3 नगरों के अंतिम काल की स्थिति प्रमाणित होती है, अहिछत्र, कौशाम्बी और हस्तिनापुर। यह भी ग्रामीण सभ्यता थी जो अंतिम चरण में नगरीकरण की ओर बढ़ने लगी थी। छोटे ग्राम बड़े जनपद का रूप ले रहे थे। अभी भी वनों को जलाकर ही भूमि साफ करते होंगे। इस समय के पुरास्थलों अहिछत्र, अंतरजीखेड़, आंसादिवत, कौशाम्बी, नोह, जोधपुर आदि से चित्रित धूसर मृदभांडों के साथ लोहे का ज्ञान इनके प्रारंभिक काल में नहीं मिलता, जिससे कहा जा सके कि लोहे के औजारों से जंगल साफ करके बसते चले गए होंगे। इसकी पुष्टि इस बात से भी होती है कि एक स्रोत के अनुसार हल उदुम्बर की और फाल खदीर की लकड़ी का प्रयोग करते थे। पीछे 700 ईस्वी के आसपास जब ये पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में पहुंचे तो लोहे का प्रयोग प्रारंभ कर खेती को विकसित किए होंगे। अथर्ववेद में लोहे को श्याम, शमग्ना आदि तथा जैमिनी ब्राह्मण में कृष्णयस कहा गया है। 4, 6, 8, 12, 24 बैलों वाले हल थे जो गहरी जुताई करते थे। ऐसा लोहे के फाल से ही संभव था। हल को पावा विराम अथवा पावा रिवाम कहा गया है। अनाजों में ब्रीही मतलब चावल, टंडुल एक प्रकार का चावल ही है, षष्टिक मतलब साष्टी चावल, गोधुम मतलब गेहूं, मुगज मतलब जई, कुससा मतलब उड़द, ब्राह्मण श्यामल तिल, यव मतलब जौ, श्यामक मतलब सामा, ईख मतलब ऊख आदि का उल्लेख है। ईख अर्थात गन्ना। इसमें चावल प्रमुख था, तभी इसका व्यापक उल्लेख हुआ है। तथा हस्तिनापुर से चावल के दाने खुदाई में मिले हैं। अतिवृष्टि, अनावृष्टि और कीड़ों को कृषि का शत्रु कहा गया है, जिनके निवारण के लिए वे मंत्र तथा यंत्रों का प्रयोग होता था। भूमि पर व्यक्तिगत स्वत्व था, पर संभवतः कृषि करने के लिए कबीले की सहमति से उसका हस्तांतरण किया जा सकता था। यह सामूहिक नियंत्रण का बोधक है। जब भूमि पर पारस्परिक अधिकार का विवाद होता था तो इंद्र और अग्नि को प्रार्थनाएं ठिकानों पर लिखकर समर्पित की जाती थी। अतः राजा में देवत्व की स्वीकृति के आधार पर यह दैवी या राजा के अधिकार की भी कही जा सकती है। इस प्रकार अनेक प्रकार के भू स्वामित्व का ज्ञान मिलता है, पर यही सप्त ब्राह्मण में भूमि अनुदान का सबसे पहला उल्लेख है। विश्व खेती करते थे क्योंकि अन्य वर्णों के अपने काम थे। भाड़े के श्रमिकों मतलब कर्मकार का कहीं उल्लेख नहीं है। दासों के श्रम के अभाव से आर्थिक विषमता नहीं थी। पशुओं का एक अंश राजा को देने की बात अथर्ववेद में है। ऐसी ही उत्पादन में भी देते होंगे जो कर का रूप पीछे धारण कर लिया।
कृषि संबंधित उत्सव त्योहार तथा पुरोहितों द्वारा यज्ञ का विधान था। अथर्ववेद में प्रार्थना है कि गाय बैल घोड़ों का एक अंश राजा को प्रदान करे, यह मात्र भाग देना है। पर शतपथ ब्राह्मण में बलि और शुल्क का उल्लेख कर व्यवस्था की ओर प्रथम चरण है। भले ही राजा द्वारा नियुक्त कर्मचारीगण ये कर वसूलते थे, पर अस्थायी कर और सैन्य व्यवस्थाएं नहीं थी। लगता है राजा नियंत्रित अर्थव्यवस्था इस समय से प्रारंभ हो गई थी। इस समय अनेक उद्योगों का ज्ञान पुरुषमेध के समय उपस्थित लोगों की बनाई गई सूची से मिलता है। पशुचारण युग यद्यपि समाप्त हो गया था, फिर भी यह एक उद्योग के रूप में था। लोग घरों में उपयोगी पशु पालते थे। लोहारों का उल्लेख है, पर लोहे का काम अभी शुरू ही हुआ था। बढ़ई, कुम्हार, चर्मकार, मणिकार आदि शब्द संबंधित व्यवसायों के बोधक हैं। वस्त्र उद्योग विकसित था। तैत्रीय ब्राह्मण में वेमन अर्थात करघा, वयत्री मतलब बुनकर स्त्रियां, पेशकरी मतलब कासीदा करने वाली स्त्रियां शब्दों का उल्लेख है। ऊर्ण सन मतलब सौम मतलब रेशम के वस्त्रों की चर्चा है। इसके विकास में नगरों का भी योगदान होगा, तभी नगर, नगरीन और शब्दों और मतलब आदि शब्दों का प्रयोग इस समय मिलता है। खेती में उपभोग से अधिक उत्पादन होने के कारण किसानों से जो भी भेंट उपहार आदि प्रधान वसूलते थे, उससे यज्ञ आदि कराते और उसे पुरोहितों में वितरित करते थे। अतः अन्य ही उनकी संपत्ति थी जिससे विनिमय करते थे। बहुमूल्य वस्तुओं का विनिमय निष्क और सत्मान से होता था। ये मूलतः सोने के गहने थे जो दान के लिए अच्छे माने जाते थे। इन्हीं से कीमती सामान भी खरीदे जाने लगे होंगे। डॉक्टर राम शरण शर्मा ने इनको सिक्का मानने का संदेह किया है। यात्रा के लिए समुद्री मार्गों का उपयोग करते थे। ऐतरेय ब्राह्मण में श्रेष्ठी शब्द का प्रयोग सुरक्षा की दृष्टि से व्यापारियों के संगठन के प्रधान का बोधक है। अतः व्यापारिक संगठन का होना माना जा सकता है। गढ़ और गणपति शब्दों का उल्लेख भी इसका बोधक है। इस समय कृषि के विकास में दो बाधाएं थी। एक दक्षिण बिहार जहां लोहे की खान थी, वहां इसका विस्तार नहीं था, तथा दूसरे लोहे की सामग्री के निर्माण का पहला चरण होने से भद्दा पिटाव औजार ही प्रयोग में आता था। पृष्ठ संख्या 306 पर पांचवा पॉइंट जो है, द्वितीय शहरी सभ्यता अर्थात विकासमान युग 600 ईसा पूर्व से लेकर 322 ईसा पूर्व तक। बौद्ध काल और मगध के उत्कर्ष के समय सभ्यता के इस विकासमान चरण का ज्ञान मध्य गंगा के क्षेत्र तथा मालवा क्षेत्र में तत्कालीन पाली शाही तथा पुरातात्विक उत्खनन से होता है। इलाहाबाद से भागलपुर तक लगभग 450 स्थलों से इस काल के काले पालिशदार बर्तनों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। इन्हें उत्तरी कोने में सीमित होने के कारण उत्तर कृष्ण मार्जित मृदभांड नॉर्थ ब्लैक पोलिश वेयर MVP कहा जाता है। इस क्षेत्र में जो दो प्रकार की वस्तुओं का ज्ञान मिलता है, विस्तृत क्षेत्र में ग्राम और सीमित क्षेत्र में ज्ञान। ठीक, पर इनका विस्तार दक्षिण भारत में अंतिम काल में हुआ, जहां महापसाड़ी कब्रों की खुदाई से लौह उपकरण कृष्ण लोहित मृदभांडों के साथ मिले हैं। इस प्रकार के मृदभांडों वाले क्षेत्र में गांव और शहर साथ साथ थे जिनमें आपसी संपर्क था। यहाँ घरों के अवशेष स्थायी, उन्नत और व्यवस्थित आर्थिक स्थिति के बोधक हैं। लोहे के उपकरणों से जंगलों को साफ करना, भूमि खोदना अब अधिक आसान था। इससे कृषि का विस्तार हुआ और लौह कृषि उपकरण, फावड़े आदि की सहायता से उत्पादन अधिक होने लगा। लोहे के फाल का उल्लेख पाली ग्रंथों में हुआ है तथा 4 फाल रोपड़, एटा, कौशाम्बी एवं वैशाली की खुदाई से प्राप्त हुए हैं। कुल्हाड़ियों प्राप्ति से उनका प्रयोग होता था।
वसूला, चाकू, हांसिया, कांटे आदि अनेक लौह उपकरण बड़ी संख्या में पूर्वी उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी, बनारस, प्रहलादपुर और मसोन तथा बिहार के चिरांदा, वैशाली, पटना, सोनपुर मतलब जिला, गया आदि के उत्खनन से मिले हैं। दक्षिण बिहार की लौह खानों से इनका संबंध था, तभी इन स्थानों के उपकरणों में वहीं के लोहे का प्रयोग हुआ है। प्राप्त धातु मल से इनके विकास का ज्ञान प्राप्त होता है। इस समय कृषि अधिक विकसित थी क्योंकि गहरे जुताई वाले फाल का प्रयोग किया जाता था। पारनी के अनुसार 2-3 बार खेत जोता जाता था तथा अलग अलग फसलें बोई जाती थी, जिनके बीज गहराई में डाले जाते थे, जैसे ईख और अनेक प्रकार के धान, जिनके लिए पहली बार इस समय साली शब्द का प्रयोग हुआ है। बड़े फाल धौकनिक द्वारा दिन भर गर्म करके बनाया जाता था। धौकनिक का प्रयोग बार बार होना लोहे को मजबूती के लिए एक निश्चित तापमान पर गर्म करने का बोधक है। फसल चक्र बनाया गया। जाड़े में धान की खेती की जाती थी। इस समय का धान बरसाती धान की अपेक्षा दूना होता था। लगता है धान बरसात और जाड़ा दोनों मौसम में बोते थे। रोपानी, धान के पौधे को तैयार कर खेत में लगाना। इस समय पहले पहल शुरू हुई। साथ ही मोटे अन्य बाजरा, ज्वार, कोदो, जौ, दालें तथा ईख की भी खेती की जाती थी। इस समय इतनी पैदावार होती थी कि उस समय के गांवों द्वारा लगभग 60 शहरों की आपूर्ति करने के बाद भी अधिशेष उत्पादन का व्यापार होता था। इसका कारण था कि कृषि क्षेत्र का विस्तार हुआ। लोहे के उपकरणों से वनों को काटकर उर्वरा बनाया गया तथा मिट्टी तोड़ा गया। स्मृतिकारों ने छूट दी है कि कृषि तथा यज्ञ कार्य के लिए फलदार वृक्षों को भी काटा जा सकता था। अभी भी जंगल जलाने की प्रथा बरकरार थी। भू स्वामित्व के विषय में वशिष्ठ का कथन है कि राजा फल फूल वाले वृक्षों को कृषि विस्तार के लिए काट सकता था। भूमि पर राजा के स्वत्व का बोधक है, पर यहाँ जिस भूमि की चर्चा प्रासंगिक है वह वन्य भूमि है जो राजा के राज्य से में बेकार पड़ी थी। यह भी कहा गया है कि परती भूमि पर खेती करने का पहल जन समुदाय तथा राजा करता था। ऐसी भूमि की इकाई 500 से लेकर 500 से या 100 करीस मतलब एक माप बताई गई है। लगता है कि सामूहिक खेती बड़े भूखंडों पर की जाती थी जो सामूहिक तत्व में होता था। राज्य के प्रधान होने से इनमें राजा का उल्लेख भी है। तीसरे एक जंगली भूमि के विकास का विवरण प्राप्त होता है जिसकी सफाई उसके मालिकों ने की थी। यह परंपरागत सामूहिक व्यवस्था के अंतर्गत व्यक्तिगत भू स्वामित्व का बोधक है, पर राजा के संरक्षक होने तथा सामूहिक संगठन के नाते समूह और राजा का उल्लेख साथ साथ हुआ है। तभी क्षेत्र को बौद्ध ग्रंथों को रज्जू गाहक है। व्यक्तिगत स्तर पर भूमि का सर्वेक्षण करते थे तथा राजा 1/6 या 1/2 मतलब छठांश या द्वांश 1/6 या 1/2 उत्पादन का हिस्सा कर के रूप में लेता था। पर व्यक्ति बिना समूह की अनुमति की भूमि का दान या विक्रय नहीं कर सकता था। वस्त्र उद्योग अधिक विकसित था। सूती कपड़े का व्यापार होता था। 18 श्रेणियों का उल्लेख बौद्ध ग्रंथों में होने से लगता है कि उद्योगों का व्यापक प्रचलन रहा होगा। इनमें 4 के नाम दिए गए हैं। पहला है जो है काष्ठाकार, लोहार, चर्मकार और चित्रकार। इनकी विशिष्टता रही होगी। ये शहरों में विकसित रहे होंगे जिनकी संख्या 8 थी, जो गुजरात के भड़ौस से बिहार के चंपारण तक पश्चिम से पूर्व तक फैले थे। पूर्वी भाग में श्रावस्ती, साकेत, वाराणसी, कुशीनारा और चंपा प्रसिद्ध थे। बसाव के अनुसार इन नगरों को मतलब इन नगरों प्रकारों का उल्लेख है। करमुक्त नगर, अलग अलग बसे नगर, छोटी प्राचीर के नगर, मिट्टी के प्राचीर का नगर, विशाल नगर, समुद्र तट पर स्थित नगर, राजधानी वाला नगर आदि। श्रेष्ठी शब्द के उल्लेख से लगता है कि बड़े बड़े उद्योग थे जिनकी व्यवस्था श्रेष्ठी के हाथ में थी। एक प्रकार के उद्योग करने वाले उद्योगपतियों के संगठन को श्रेष्ठियां कहते थे। इनका प्रधान श्रेष्ठी होता था जिसे उनमें से ही चुनते थे।
इनको राजा भूमि दान में गांव देता था, जिसे भोग गांव कहते थे। इसके कर का उपयोग ये विकास के लिए करते थे। इसका परिणाम होता था कि गांव के लोग भी यही व्यवसाय करते थे। तभी जातकों में नापित ग्राम, काष्ठकार ग्राम आदि का उल्लेख है। शहरों में एक व्यवसाय के लोग जो उन्हीं के नाम पर होती थी, एक बीथी में बसते थे, जैसे दंतकार बीथी, रजक बीथी आदि। सिंधु सभ्यता के बाद अब व्यापार का विकास हुआ। व्यापारिक सामान को पर्यय कहते थे। शहर व्यापारिक केंद्र थी तथा बाहर व्यापार जहाजों से समुद्री तटीय नगरों द्वारा होता था। इसी से शहर का उदय नहीं था, नदी या समुद्र तटों पर हुआ, जैसे कावेरी पट्टल या भक्त समुद्र तटीय व्यापारिक नगर थे। यातायात के लिए नावों, जहाजों और बैलगाड़ियों का प्रयोग करते थे। व्यापारिक काफिलों में जाते थे। 500 गाड़ियों के काफिले की एक जगह चर्चा है। 3 व्यापारी मार्गों का ज्ञान मिलता है। एक श्रावस्ती से प्रतिष्ठान तक, दूसरा श्रावस्ती से राजगीर तक, तीसरा श्रावस्ती से तक्षशिला तक। लगता है श्रावस्ती समुन्नत व्यापारिक केंद्र था। बाबुलोनिया से व्यापार का उल्लेख है। व्यापारिक सूचना हेतु पक्षियों का प्रयोग होता था। व्यापारिक वस्तुओं में कपड़ा, बर्तन, कांच, रत्न और मणियों आदि विलासिता की सामग्रियां थी। व्यापारियों के संघ श्रेणी कराते थे, जिसका प्रधान श्रेष्ठी होता था। ये अपने जाति व्यवसाय को विकसित करते थे, क्षेत्र में न्याय करते, कानून और मुद्रा बनाते तथा व्यापारिक कुशलता लाते थे। एक कर्ज देते तथा धन संग्रह करते थे। तभी एक सेठ के पास 80 करोड़ संपत्ति का वर्णन है। कूट वाणिज्य जातक में साझेदारी का उल्लेख है। श्रेणियों, बनियों, राजाओं तथा राजाओं द्वारा चालित आहत मुद्रा से विनिमय होता था। इसी से इसके आकार, वजन, छाप में क्षेत्रानुसार भिन्नता मिलती है। बौद्ध काल से शुंग काल तक यह चलन में रहा। इसी समय से मुद्रा आधारित अर्थव्यवस्था प्रारंभ हुई। तभी एक मरे चूहे की कीमत मुद्रा में बताई गई है। कर्सों पर निष्क सुवर्ण का उल्लेख भी हुआ है। कौड़ियां भी चलन में थी। इस समय संगठित उद्योग और श्रेणी नियंत्रित विदेशी व्यापार, सामूहिक भू स्वामित्व, लव आधारित विकसित कृषि, ग्राम और नगर बसाव, मुद्रा आधारित और राज्य नियंत्रित अर्थव्यवस्था थी। पृष्ठ संख्या 308 पर छठा पॉइंट है राज्य नियंत्रित अर्थव्यवस्था का काल, अर्थात मौर्य युग 322 से लेकर 185 ईसा पूर्व तक। साम्राज्यवाद की स्थापना से एक छत्र राज्य का वास्तविक रूप सामने आ चुका था। इसके पूर्व नंदों द्वारा स्थापित पाटलिपुत्र का राज्य अब हिमवत समुद्रम फैल गया। केवल सुदूर दक्षिण के कुछ राज्यों को छोड़कर अफगानिस्तान से बंगाल और नेपाल की तराई से दक्षिण भारत तक मौर्य वंश के झंडे के नीचे आ गया था। मौर्य वंश के झंडे के नीचे आ गया था। इसका ज्ञान काले पाटीदार मित भांडों के ठिकड़े, मौर्य ब्रह्मी लिपि, युग लेख, गंगा के कांठे के अतिरिक्त बंगाल, कलिंग, सिंधु, कर्नाटक और महाराष्ट्र के भागों से प्राप्त होने वाले मिलता है। इसकी केंद्रीय सत्ता पाटलिपुत्र में थी। विदेशी यात्री जस्टिन के अनुसार 6 लाख सेना से चंद्रगुप्त मौर्य ने संपूर्ण भारत को अधीन बनाया था। ऐसे विशाल राज्य की व्यवस्था सेना और कर्मचारियों का बोझ तथा आवश्यकताएं जनता की कमाई से ही पूरी करनी थी। इसलिए आवश्यकता था कि अर्थतंत्र राज्य नियंत्रित हो, जिससे विषमता पर काबू पाया जा सके। इसलिए उत्पादन की प्रत्येक व्यवस्था राज्य कर्मचारी और अधीक्षकों के अधीन रखी गई। राजकीय नियंत्रण के लिए ही दुर्गकार नगर बने, जैसा कि मेगास्थनीज के विवरण पाटलिपुत्र का खाई और पारिखा से घिरे होना ज्ञात होता है। राजा प्रांतों को प्रांत पतियों को सौंपे
सौंप उन्हें अपने आदेश में नियंत्रित रखता था तथा व्यक्तिगत निरीक्षणात्मक यात्राओं द्वारा सचेत करता था। राज्य पर नौकरशाही के बढ़ते बोझ तथा जनसंख्या के बढ़ने के लिए अधिशेष उत्पादनार्थ अधिक जंगलों को साफ किया गया तथा प्रति भूमि पर खेती की गई। प्रति भूमि पर अधिक मेहनत पड़ने से उसके उत्पादक को कर में छूट दी तथा कृषि की सामग्रियां सस्ते दर पर उपलब्ध कराते थे। इस खेती के लिए राज्य के सेवानिवृत्त कर्मचारियों और सैनिकों को दी जाती थी, पर उनको स्वत्व तो नहीं दिया जाता था। उसके पड़ोस में नई बस्तियां बसाते थे जिनमें घनी आबादी से लोग विस्थापित किए जाते थे। इनमें कृषक तथा शूद्रों की संख्या अधिक होती थी। यदि अपनी भूमि पर कृषक खेती नहीं कर पाता था तो उसके अवशेष को दूसरे को दे देते थे। बड़ी बड़ी जोतें थीं। इसके लिए दासों तथा मजदूरों का सहयोग लेते थे। युद्ध काल में कृषक अछूते रहे थे। हल बैल खाद सिंचाई का प्रयोग होता था। इससे वर्ष में 2 फसलें ली जाती थी। सिंचित और असिंचित भूमि का उल्लेख है। नहरों के पानी के कारण सिंचित भूमि उत्पादन का 1/3 या 1/4 या 1/5 भाग सिंचाई के रूप में लेते थे। इसके लिए निरीक्षण के लिए अलग अधिकारी थे। राजकीय फार्म भी थे जिनमें राज्य की ओर से सीताध्यक्ष की देखरेख में खेती होती थी। जिस भूमि पर फार्म था तथा प्रति पर राजा का स्वत्व होता था और शेष भूमि पर व्यक्तिगत स्वामित्व। उद्योग की 2 कोठियां थी। राज्य का एक अधिकृत तथा सामान्य। जिन वस्तुओं पर लाभांश अधिक मिलता था तथा जो अधिक उपयोगी होती थी संभवतः राज्य उसे अपने एकाधिकार में रखता था। उसके लिए अध्यक्षों की नियुक्ति होती थी। इसमें लवण, खनिज और मध्य प्रमुख थे जो क्रमशः लवणाध्यक्ष, अकाराध्यक्ष, सुराध्यक्ष के अधीन थे। खनिज के खान, कच्चा माल की सफाई, मोती आदि रत्नों का उद्योग सम्मिलित था। व्यक्तिगत उद्योग में सबसे प्रमुख था वस्त्र। अनेक डिजाइनों, कसीदार कारी और प्रकारों के वस्त्र बाहर बड़ी मात्रा में निर्यात होता था। सूती, ऊनी और रेशमी वस्त्रों का कपड़े रुपये का विदेशी व्यापार होने से उत्तरी तथा दक्षिणी भारत में कपड़ों की अनेक मंडियां थी। जुलाहों, ठेठरों, लोहारों, स्वर्णकारों, बढ़इयों आदि के संग विकसित उद्योगों के बोधक हैं। उत्खनन से पत्थर और मिट्टी के उद्योग तथा कौटिल्य द्वारा वर्णित 5 प्रकार के सुगंधित पदार्थों के सुगंध उद्योग का बोध होता है। इसके विकास के लिए राज्य की ओर से सुविधा और नियंत्रण हेतु अध्यक्ष नियुक्त थे। जैसे सूत्राध्यक्ष कपड़ों की बुनाई का देखरेख करता था, श्रम का विभाजन करने लगता था। तभी खानाध्यक्ष खानों और उसके उत्खनन का अधिकारी। लोहाध्यक्ष लोहे की सामग्रियों का अधिकारी। लवणाध्यक्ष सही जांच कर मुहर लगाने वाला आदि का उल्लेख अर्थशास्त्र में है। पाणिनि की राज्य द्वारा इन पर कर वसूली के लिए मंडियों के प्रवेश द्वार पर चौकियां बनी थी जहां पराध्यक्ष कर उसूलता था। उद्योगों में धातु मेल तथा बाहरी आक्रमणों से नुकसान हो रोकने के लिए दुर्गाकार नगर बने थे। जैसे पाटलिपुत्र चारों ओर परिखा और प्राचीर से घिरा था। एक प्रकार के व्यवसाय करने वालों को श्रेणियां विकसित थी। उद्योगों के विक्रय में धोखाधड़ी रोकने के लिए नियंत्रित माप तौल का पहली बार ज्ञान मिलता है जिसका अधिकारी पौताध्यक्ष था। पौताध्यक्ष अर्थात माप तौल का अधिकारी। इसे प्राप्त बड़ी मात्रा में कर द्वारा राजकीय कर्मचारियों का भुगतान और कल्याणकारी कार्य होते थे। यह पैसे और अन्य दोनों में लिया जाता था। कोष्ठाराध्यक्ष कोष्ठ में अन्न इकट्ठा करता था जिससे नगद वेतन अधिकतम 5,800 पर तथा न्यूनतम 90 पर दिया जाता था। राज्य की ओर से चांदी के सिक्के टकसाल अधीक्षक के अधीन बनते थे। अधिशेष उत्पादन तथा बड़े उद्योगों और व्यापार के लिए सुविधाजनक और सुरक्षित मार्ग बनते थे जिनमें ठहराव के स्थान, कुएं
और किनारे छायादार वृक्ष लगे होते थे। पड़ोसी देशों के साथ मैत्री तथा व्यापारिक संबंध था, तभी कौटिल्य ने मृत विदेशी व्यापारियों की संपत्ति के संबंध में नियम बनाया है। पृष्ठ संख्या 309, पृष्ठ संख्या 309, विकसित व्यापारिक काल, मौर्योत्तर और पूर्व गुप्त काल 200 ईसा पूर्व से लेकर 300 ईस्वी सन तक। यह शुंग विदेशी आक्रमणकारी शक सातवाहन और कुषाणों आदि के आगमन और शासन का काल था। शुंग उत्तरी भारत में, सातवाहन दक्षिण भारत में तथा चेदी वंश कलिंग में शासक था तथा विदेशी आक्रमणकारी पश्चिम भारत की सीमा को लाग कर इस देश में उत्तर तथा दक्षिण पश्चिम से प्रवेश करने लगे थे। अब एक छत्र राज सत्ता के अभाव से आर्थिक व्यवस्था राज्य नियंत्रित नहीं थी, अतः राजा की जगह व्यक्तिगत स्वत्व की प्रधानता थी। इस परिवर्तित स्थिति के कारण आर्थिक व्यवसाय परंपरागत लीग से उतरकर अब दो स्वरूपों में दिखता है। पहला है व्यक्तिगत, दूसरा है क्षेत्रीय। कृषि कार्य अब व्यक्तिगत क्षेत्र का विषय बन गया। कोई राजकीय फार्म या राज्य नियंत्रित कृषि भूमि नहीं रही। भूमि का स्वामी किसान था। सातवाहन अभिलेखों से प्रचुर मात्रा में अन्न दान की चर्चा है, जो बैलगाड़ियों में भर भर कर किया जाता था। यह बढ़ते उत्पादन का बोधक है। दान संबंधित विवरण में धान और उसके पर्यायवाची शब्दों की बहुलता से लगता है कि धान की खेती अधिक होती थी। मिलिंद प्रश्न में, मिलिंद प्रश्न एक पाली ग्रंथ है जो मिनांडर और नागसेन की कथा से रिलेटेड है। मिनांडर, ठीक, इसकी कहानी मैं आप लोगों को बताऊंगा क्योंकि इस बार मेरे सिलेबस में है पढ़ने को। मिलिंद प्रश्न में जंगल साफ कराने के चर्चा तथा मनु द्वारा ब्राह्मणों को अकृष्ट भूमि दान देने का उल्लेख कृषि भूमि के विस्तार का बोधक है। दिव्यावदान में बड़ी संख्या में परिश्रमी किसानों द्वारा खेती करने का उल्लेख है। कृषि कार्य में व्यवधान उत्पन्न करने जैसी क्रिया पर रोक लगाने की प्रवृत्ति थी। मनु ने कहा है कि कृषि औजारों की चोरी को राजदंडनीय अपराध बनाकर रोकें। साथ ही गड़बड़ बीज बेचने वाले, पहले बोए गए खेत को नुकसान पहुंचाने वाले तथा खेत की सीमा में गड़बड़ी उत्पन्न करने वाले का अंगभंग करने को कहा है। कृषि के लिए राज्य की ओर से सिंचाई की सुविधा प्रदान की जाती थी, जैसे खारवेल के हाथी गुंफा अभिलेख में तनसूलीय नहर को कलिंग नगर में प्रवेश कराना तथा रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में सिंचाई की सुविधा के लिए सुदर्शन झील की मरम्मत करना। शुंग सातवाहन काल में भूमि पर राजकीय स्वत्व समाप्त होकर व्यक्तिगत स्वामित्व का विषय बनने लगी थी। इस समय जनता अपनी भूमि साधु सन्यासियों को दान देती थी। बड़ी संख्या में साधुओं के पास भूमि होने का दक्षिण पश्चिमी भारत का विवरण व्यक्तिगत जिम्मेदारी व्यवस्था का सूचक है। अभिलेखी प्रमाणों से ज्ञात होता है कि व्यापारिक तथा धार्मिक कृत्यों के लिए जमीन बेचते थे। राजा भी संभवतः व्यक्तिगत अधिकार के पक्षधर थे। तभी सातवाहन काल में सर्वप्रथम पश्चिमी दक्षिण भारत के एक भूमि दान में उस क्षेत्र के अधिकारियों का हस्तक्षेप, सेना का प्रवेश था। पुलिस प्रशासन के हस्तक्षेप वर्जित है। किसानों पर कोई बेगार तथा उत्पीड़नकारी कर नहीं लगाए जाते थे। ईस्वी सन के प्रारंभ से बेगार का ज्ञान होता है। संभवतः छोटे छोटे भूखंडों में खेत बटे थे। तभी नगरों की जगह कुओं तथा तालाबों द्वारा सिंचाई की व्यवस्था थी। शिल्पकला की विकसित अवस्था का ज्ञान दिग्निकार से 24 महावस्तु से 36 मिलिंद प्रश्नों के 75 व्यवसायों की सूची मिलती है या मिलता है। इनमें धातु कर्म, वस्त्र उद्योग, रंगाई, तेल निकालने, हाथी दांत के कार्य, मूर्तिकार, जौहरी, गंधी आदि विशेष उल्लेखनीय है। इनकी श्रेणियां थी जो धन जमा करने, प्रशिक्षण देने तथा ऋणदाता का कार्य करती थी। कुछ छोटे व्यापारी भी थे। व्यापार मुख्यतः सामुद्रिक मार्ग से रोमन के साथ होता था। इसके लिए ब्रॉन्ज, अरिक, मेंडू, ताम्रलिपि
आदि बंदरगाह प्रसिद्ध थे। भारत से मलमल, मलमल, मोती, रेशम आदि का वहां भेजा जाता था। इसके बदले प्लिनी के अनुसार वहां से सोना और सोने की बनी सामग्रियां भारत आती थी। तब सिक्कों की अधिकता थी, तभी व्हीलर को इनके 68 दफीने भारत में खुदाई से मिले हैं। भारत में तब लेन देन में निष्क का चलन था, जो संभवतः स्वर्ण के सिक्के नहीं रहे होंगे, क्योंकि सातवाहनों के समय में सीसा और प्लेटिन के सिक्के बनते थे। कुषाणों ने सबसे पहले सोने के सिक्के का बनवाया। कुषाणों ने सबसे पहले सोने का सिक्के चलवाया, पर सामान्यतया गणराज्यों तथा जनराज्यों में भी तांबे के सिक्कों का चलन था। इसका कारण था शहरीकरण और उद्योगों का विकास। पृष्ठ संख्या 311 पर 8वां पॉइंट है बाह्य विकास और आर्थिक ह्रास प्रारंभ युग, अर्थात गुप्त काल 300 ईस्वी सन से लेकर 600 ईस्वी सन तक। भूमि पर सामंती व्यवस्था शुरू हुई। मध्य भारत तथा बंगाल में राजाओं तथा जमींदारों द्वारा ब्राह्मणों तथा मंदिरों को भूमि दान दिए जाने के अनेक उदाहरण उपलब्ध हैं। इनमें जागीरदार पूरा का पूरा गांव अनुदान दे देता था। बंगाल में इसके लिए सरकारी अधिकारियों की सहमति होती थी तथा कर में छूट दी जाती थी, पर मध्य भारत में सरकारी छूटें भी शामिल थी। तभी राजस्व के सभी स्रोतों से सरकार अपना स्वत्व वहां छोड़ देती थी तथा निक्षेपों के उपयोग की सुविधा का भी त्याग कर देती थी। उस भूमि के निवासियों पर शासन का अधिकार अनुदानित व्यक्ति को दिया जाता था तथा वहां की जनता को सूचित किया जाता था कि वे अब से कर का भुगतान शासन की जगह दान ग्राहिता को करेगी और उसकी आज्ञा का पालन करेगी। यद्यपि राज्य सुरक्षा व्यवस्था का दायित्व स्वयं वहन करता था, गुप्त शासकों द्वारा भी इस प्रकार के दान का ज्ञान अनेक दान पत्रों से होता है। अब कुछ व्यक्तियों की निश्चित शर्तों के अधीन विशाल क्षेत्र का स्वामित्व प्रदान किया गया था, जो स्वेच्छा से भूमि दे सकते थे तथा छीन सकते थे। सर्वहारा वर्ग बिना कुछ लिए स्वामी का घरेलू कार्य इस घरेलू कार्य करता था। गरीबों पर कर का बोझ बढ़ता गया। धार्मिक संस्थाओं का आर्थिक क्षेत्र में व्यापक प्रभुत्व इस दान के कारण स्थापित हो गया। साथ ही व्यक्ति द्वारा भूमि दान की इस व्यवस्था ने सामंतवाद को जन्म दिया, जो 500 से लेकर 1200 ईस्वी तक बना रहा। 500 ईस्वी सन से लेकर 1200 ईस्वी सन तक बना रहा। बड़े सामंत महासामंत कहलाते थे तथा छोटे ठाकुर। इसके कारण ग्रामीण आत्मनिर्भरता बढ़ी तथा शहरीकरण एवं श्रेणियों का महत्व घटने लगा था। उपसामंतीकरण की व्यवस्था स्थापित हुई, जिसमें खेतों पर मनमाना कर लिया जाता था, शुल्क लिया जाता था। अब कृषि भूमि का बंटवारा 3 कोटियों में हुआ। पहला था राजा मतलब भूपति, जमींदार क्षेत्र स्वामी और किसान मतलब कृषक। भूमि की विशेषताओं का भी उल्लेख मिलता है। इससे कृषि की प्रधानता ज्ञात होती है। प्रमुख कृषि उपकरण हल था, तभी इसके 5 अमरकोश में हैं। इसके नाम 5 अमरकोश में है। 5 नाम इस अमरकोश में है हल के। बृहस्पति ने 8 पौंड भारी तथा 4 अंगुल चौड़े फाल का उल्लेख किया है। ठीक, ऐसे भारी हलों द्वारा पड़ती जमीन की गहरी जुताई होती होंगी। खेती में लापरवाह किसान को दंडित किया जाता था। अब कर के बढ़ते बोझ के कारण किसान खाली क्षेत्र में उत्पादन करते थे। यह क्षेत्र राजकीय अधिकार में होने के कारण खेती करने वाले किसान के अधीन होता था। इसके लिए वे राज्य को सीधे कर देते थे। राज्य के कर्मचारी या अधिकारी जब कभी उस गांव से जाते थे तो उनके लिए गांव वालों को सभी प्रकार का बेगार करना पड़ता था। भूस्वामी कृषकों और उनकी स्त्रियों से भी बेकार ले सकता था। भूमि के विभिन्न प्रकारों का ज्ञान अमरकोश से होता है। लगता है कि भूमि का विभाजीकरण उसकी गुणवत्ता पर होता था। इसका ब्यौरा रखने वाले अधिकारी को पुस्तपाल कहा जाता था, जो आज लेखपाल कर रहा है। ठीक, पशुपालन भी जीविका का साधन था। बैल, घोड़ा, भैंस, ऊंट, बकरी, भेड़ आदि पशु
पाले जाते थे। धातु कार्य में भी कुशलता थी। अमरकोश से कताई, बुनाई, हस्तकरघा, धागे आदि अनेक उद्योगों के चलन का ज्ञान मिलता है। धातु उद्योग विकसित था। लोहा, पीतल, कांसा, रांगा आदि धातुओं के लिए कई शब्दों का प्रयोग इनकी महत्ता का द्योतक है। मिश्रित धातु बनाने की सामग्रियां जैसे कलमी, सोरा, सज्जी, सांखिया आदि का उल्लेख से धातु मिश्रण में इनकी प्रवृत्ता ज्ञात होती है। लौह सामग्रियों की बढ़ती मांग से कांसे का प्रयोग बर्तनों में अधिक होने लगा था। चर्मकार, दर्जी, धोबी, कुंभार, तराशने का व्यवसाय प्रमुख था। तभी इनके कई पर्यायवाची नाम अमरकोश में आए हैं। मोहरों की प्राप्ति से ज्ञात होता है कि श्रेष्ठियों, सातवाहों, प्रथम कुलिकों आदि संगठनात्मक इकाइयों के घटक थे। अलग अलग व्यवसायिकों की अलग अलग श्रेणियां थी जो बैंक और प्रशिक्षण संस्था के रूप में कार्यरत थी। श्रेणियां नियम बनाती थी, सेना रखती, रीति रिवाजों को लागू करती, न्यायिक एवं प्रशासनिक कार्य करती। आर्थिक जीवन पर इनका व्यापक प्रभाव था। इस समय की मुद्राओं का बड़ी मात्रा में विभिन्न दफनियों से मिलना उनके चलन की व्यापकता का बोधक है। स्वर्ण मुद्राएं सर्वाधिक बड़ी मात्रा में मिली हैं, पर स्कंदगुप्त के बाद के गुप्त शासकों की स्वर्ण मुद्राओं का वजन बढ़ना और उनमें स्वर्ण की मात्रा घटना उनकी हानि आर्थिक स्थिति का बोधक है। चांदी के सिक्के चंद्रगुप्त द्वितीय के शक क्षत्रपों के अधीन प्रदेश गुजरात क्षेत्र के विजय के बाद से मिलने लगते हैं, पर ये संख्या में बहुत कम है। तांबे के सिक्के रामगुप्त के समय से मिलते हैं, पर बहुत न्यूनतम है। कुछ चांदी के पानी चढ़े सिक्के भी मिले हैं, इनकी संख्या कम है। लगता है कि दैनिक प्रयोग में तांबे के सिक्कों का प्रयोग नहीं होगा और न सोने चांदी के सिक्कों का ही। अतः सिक्के समांतर जीवन से जुड़े नहीं रहे होंगे। इसी से फाहियान ने दैनिक उपयोगों में कौड़ियों तथा अदल बदल के प्रयोग का उल्लेख किया है। भारत का चीन तथा दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के साथ व्यापारिक संपर्क था। दक्षिण पूर्वी एशिया का व्यापारिक ताम्रलिपि के बंदरगाह से होता था। ताम्रलिपि बंदरगाह से चीन के स्थल मार्ग द्वारा व्यापारिक संबंध था। चीन से भारत में रेशम आता था तथा भारत से सुगंधित पदार्थ, सुंदर वस्त्र, रत्न, केसर आदि निर्यात होता था। लगता है सामानों का अदल बदल होता था। तभी भारत और चीन के सिक्के परस्पर इन देशों में नहीं मिलते हैं। शहरों का पतन, शिल्पियों का मध्य भारत की ओर संतरण और उत्तर भारत के संतरण पर दान पत्रों में वर्णित रोग से स्पष्ट है कि आर्थिक स्थिति बिगड़ने लगी होगी। व्यापार में हिस्सेदारी और श्रेणियों के कार्य के विषम विस्तृत कानून स्मृतियों से प्राप्त होता है। व्यापार केंद्रीय नियंत्रण से मुक्त था। स्थानीय आर्थिक इकाइयों के प्रधान इसकी देखरेख करते थे। बर्बर आक्रमणों के कारण रोम का व्यापार जो कुषाण काल में अत्यंत विकसित था, इस समय एकदम ठप हो गया था। ठीक, आर्थिक ह्रास युग अर्थात 600 ईसा पूर्व से आर्थिक ह्रास युग 600 ईस्वी सन से लेकर 1200 ईस्वी सन तक। स्मृतियों में सभी वर्णों के लिए कृषि को आजीविका का सर्वमान्य साधन बताया है, पर विदेशी अरब एवं चीन यात्री खुर्दा और अलई दृषि इसको क्षुद्रों का ही व्यवसाय बताते हैं। लगता है कि व्यवहारिक रूप में कृषक दासों द्वारा खेती कराए जाने के कारण इसे शूद्रों को से संबोधित किया है, क्योंकि जो भूमि ब्राह्मणों, मंदिरों तथा जमींदारों को देते थे, वे छोटे काश्तकारों को खेती के लिए उसे बांट देते थे तथा बदले में अनेक कर एवं बिष्टी लेते थे। भूमि की 3 कोटियां थी। वाहिता मतलब उर्वर, दूसरा अपृष्ट मतलब पति, तीसरा ऊसर मतलब बंजर। कृषि औजारों में हल, फावड़ा, दराती का प्रयोग होता था। लोहे के फाल वाले हल का प्रयोग किए जाते थे। गोबर की खाद दी जाती थी। सिंचाई के लिए इंजीनियर द्वारा नदियों से नहर निकाली जाती थी तथा झीलों में बांध बनाया जाता था। तालाब और बावलियों का जल भी प्रयोग होता था। सिंचाई की व्यवस्था राजतरंगी के राजा का कर्तव्य
बताया गया है। अरगट मतलब रहर की भी व्यवस्था थी। इसको खींचने वाले अगर टीनयर अरगटियनर कहलाते थे। युद्ध, दुर्भिक्ष तथा जागीरदारों के अत्याचार से फसलों की बड़ी हानि होती थी। कर के रूप में उपज का अंश देय था। कृषकों की गरीबी के कारण ऋणग्रस्तता तथा ब्याज की दरें ऊंची थी। व्यापार सामंती व्यवस्था से प्रभावित हुआ। कृषक अतिरिक्त उत्पादन नहीं करते थे क्योंकि वह बिचौलियों या जमींदारों को चला जाता था। इससे व्यापार के लिए सामग्रियों की कमी पड़ने लगी। आंतरिक व्यापार की वस्तुएं थी धान, मसाला, नमक, लोहा, कपड़ा आदि। कुछ वस्तुएं स्थानीय उत्पादन की निर्यात की जाती थी, जैसे बंगाल से पान, सुपारी, मलमल, उड़ीसा से धान, मालवा से गन्ना, अफीम और नील, गुजरात से सीपी, चमड़े की वस्तुएं, सूती कपड़े, दक्षिण भारत से मसाले। स्थल मार्गों में कन्नौज से 4 मार्ग निकलते थे। कन्नौज से कितने मार्ग निकलते थे? 4। एक प्रयाग होकर ताम्रलिप्ति तथा फिर वहां से कलिंग होकर कांची, दूसरा पश्चिम में पानीपत से होकर काबुल और गजनी तक जाता था। तीसरा जो है उत्तर में तिब्बत, कामरूप और नेपाल जाता था, पाटलिपुत्र। चौथा जो है दक्षिण में बयाना होकर मारवाड़ और कराची तक जाता था। मथुरा से धार तथा बंगाल, पाटलिपुत्र, बनारस आदि की राजमार्गों से जुड़ते थे। समुद्री मार्गों से व्यापार के लिए पूर्वी तट पर ताम्रलिप्ति, पुरी, कलिंग, तमसपग्राम आदि, पश्चिमी तट पर सोमनाथ, भौंच, थाना, खंभात आदि बंदरगाह थे। व्यापारियों में क्षत्रियता आ गई थी, तभी वे क्षत्रिय नाम से जाने जाते थे। विदेशी व्यापार दर्रों से होकर चीन तथा मध्य एशिया से होता था। तिब्बत, असम, वर्मा, चीन से स्थल मार्गों द्वारा व्यापार होता था। स्थल मार्ग आरक्षित होने से समुद्री मार्ग भी प्रशस्त थे। इनमें चीन के जहाज विशेष बड़े और डाकुओं से रक्षा के लिए हथियार बंद होते थे। पश्चिमी एशिया से व्यापार मुसलमानों के आक्रमण के कारण बहुत कम हो गया। दक्षिण पूर्वी एशिया का व्यापार बंदरगाहों से होता था। इसमें ताम्रलिप्ति महत्वपूर्ण था। वहां से लवंग, सुपारी, नीला, थोथा आदि विशेष रूप से आता था। बदले में भारत से वहां सोना, चांदी अधिक जाता था। अनेक विकसित उद्योगों में वस्त्र निर्माण, धातु शिल्प, हाथी दांत, मिट्टी, लकड़ी के चमड़े की सामग्री की प्रधानता थी। हस्तचरित्र में रेशम के अनेक वस्त्रों जैसे अंशुक, चिनांशुक आदि का उल्लेख है। वस्त्र उद्योग के प्रसिद्ध स्थल से थे। वस्त्र उद्योग के जो प्रसिद्ध स्थल थे, काशी था, मगध था, गुजरात था, बंगाल था, मथुरा था, मुल्तान, कश्मीर आदि थे। धातु उद्योग में कांसा का बर्तन एवं मूर्ति बनाने का प्रयोग होता था, अधिक प्रचलन में था। सोने चांदी की मूर्तियां पश्चिम भारत में बनती थी तथा तांबा का जो है तांबा से सिक्का और बर्तन बनाए जाते थे। छोटा नागपुर खेतीबाड़ी, जंजीर बार के खानों से तांबा निकाला जाता था। हाथी दांत की मूर्तियों तथा पिचकारी का उल्लेख है। इसका आयात जंजीबार से होता था। विशिष्ट व्यवसायियों के गांव बसे थे। उनकी संगठित श्रेणियां थी, जिनका प्रधान महत्तक या महार कहलाता था। वणिक श्रेणियों का प्रधान श्रेष्ठिक था। इनकी कार्य समितियों को चिंतक कहते थे। प्रायः प्रत्येक व्यवसायिकों की श्रेणियां थी। अब सामंतों के उपद्रव के कारण इनकी बैंकिंग क्रिया कम हो गई और मंदिरों में पूंजी जमा करने का काम प्रारंभ हो गया। मुद्राएं अत्यंत अल्प मात्रा में प्राप्त हुई हैं तथा इसमें मौलिकता तथा वजन का अभाव है। संभवतः रोमन के चलन में ऐसा हुआ। अंतर्जातीय व्यापार का माध्यम भी वस्तु विनिमय था। शुद्ध सोने के सिक्के कम बनते हैं। चांदी एवं तांबे के सिक्के तुलना में अधिक मिलते हैं। बंगाल और गुजरात में बहुत कम सिक्के मिले हैं। भले ही विदेशी व्यापार के केंद्र थे। कौड़ियों मतलब प्रतिहार अभिलेखों का कदर देश के समान क्रय विक्रय के चरण में प्रयोग की जाती थी। विदेशी यात्रियों ने
भी कौड़ियों का उपयोग की बताया है। तभी प्रतिहारों के सिक्कों के साथ 9,834 कौड़ियां मौंदरी गांव मतलब लखनऊ के दफीने से मिली है। कितने मिले ये प्रतिहारों के सिक्के कौड़ियां, सिक्कों के साथ कौड़ियां मिली 9,834। कहाँ से मिली? लखनऊ के जो पास एक गांव है मौंदरी, उसी जगह से मिली है। तो इस प्रकार प्यारे साथियों हम लोगों ने देखा 300 से लेकर 313 पृष्ठ तक। ठीक, तो शुरू से अंत तक बने रहने के लिए आप सभी को बहुत बहुत आत्मीय धन्यवाद। अतः जो अन्य विद्यार्थी साथी हैं उनसे अति विनम्र साहित्यिक सहृदय निवेदन है कि यह रिकॉर्डिंग मैं अपने दिव्यांग दृष्टिबाधित विद्यार्थी साथियों के लिए किया हूँ। कृपया आप उन्हें अवश्य शेयर करें। और एक बात और है कि कुछ लोग कह रहे हैं कि यह रिकॉर्डिंग मैं फालतू ही कर रहा हूँ, तो आप लोगों से अति विनम्र निवेदन है कि